हिंदुस्तान पर अरबों का बहुत तेजी के साथ आमद हुआ और हिंदुस्तान में किस तरीके से अरब के लोगों ने यहाँ पर आए और आने की क्या वजूहात थे और उनका मकसद क्या था, इस सिलसिले में मैंने आपसे बात की थी। हम और आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश 569 एडी में और विसाल जो हुआ 632 एडी में। उसके बाद 6 सालों के अंदर उनके ख़ानदान के लोगों ने अपने हुकूमत को बहुत तेज़ी के साथ फ़रोग़ किया। स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान वगैरह को जीत हासिल किया और उस वक्त जो हुक्मरान होते थे वो इस्लामिक हुक्मरान होते थे जिसे खलीफा का नाम दिया जाता था। खलीफा उसको कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब के बाद पूरे अरब के लोगों में जो सियासती निज़ाम चलाने का एक बड़ा ही अहम लोग हुआ करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये जो खलीफा का रिवाज जो था वो सिर्फ अरब में था। फ्रांस में इसे लॉयर के नाम से किया गया, ऑक्सस कहा गया और इसे काबुल तक फैलाया गया। 712 में हिंदुस्तान फतह करने के बाद इराक का बादशाह अल-हिजाज हिंदुस्तान पर नज़र रखी, लेकिन अगर आम तरीके से ये पूछा जाए कि 712 में सबसे पहले अगर कोई हुक्मरान हुआ तो इब्न कासिम हुआ, जो भारत में आया और उस वक्त जो राजा था, राजा दाहिर के ज़माने में उससे जंगें हुई और जंग होने के बाद जो है यहाँ पर अपनी सियासत को बनाने में कामयाब हो गया। मैंने इससे कबल इसके बारे में आपको बताया था, लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर हम हैं वो मौजू है इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। आप जानते हैं कि महमूद गजनवी का जो हुक्मरान की जो तारीख है जो है तारीखदानों के मुताबिक 962 से लेकर 1186 कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तारीख का जानकारी होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो ये बात कर रहे हैं वो किस तारीखदां का अहम मौजू है। हेनरी इलियट जो है, जो महमूद गजनवी जो है हिंदुस्तान पर 17 बार हमलावर हुआ, उसके बारे में उन्होंने तफसील से अपनी किताब में लिखा है। उसके बाद किताबुल हज्जाज में भी ये बात लिखी गई है महमूद गजनवी के बारे में, और अल-बरूनी तो अपनी किताबुल हिंद में पूरी तफसील के साथ अपनी बातों को लिखा है। ये तो रहा कि मोहम्मद गजनवी के बारे में 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी तक पश्चिमी और सेंट्रल एशिया
और उतनी हिंदुस्तान में तेजी से तब्दीली आई, तेजी से तब्दीली आई। 900 सदी के आखिरी में अब्बासी खलीफा के जवाल के बाद इस्लाम का रंग और शबाब बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 900 सदी के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का फरोग बहुत तेजी से हुआ। उस वक्त का रिवाज था, खलीफा ज्यादातर इस्लामिक हुक्मरान ही होते थे। उन्हें अमीरुल उमरा, जिसे हिंदी में सेनापति कहते हैं, और अमीन उम्मत और अमीन के नाम से, अमीनुल उम्मत और अमीन के नाम से इनके लक़ब दिए जाते थे। हम और आप जानते हैं, और आज भी सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, उसे आप अफगानिस्तान कहिए, काबुल कहिए, उस जमाने में सेंट्रल एशिया में एक दूसरे को लड़ाई लड़ना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना और छोटे छोटे तबकों में मिलकर लूट मार करना, ये आम सा रिवाज था। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में इन खलीफाओं को, मैंने पहले भी आपसे कहा कि खलीफा का मतलब ये होता है हुक्मरान, और उस जमाने में खलीफा उसे कहते थे जो इस्लामिक स्टडी के जानकार थे और वो सियासत में हिस्सेदारी भी लेते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है, ये लोग अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आने की कौन से वजूहात थे जिसके वजह कर हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ इस्लाम का फरोग हुआ। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और अरबों के जो रिश्ते जो थे, वो तिजारती रिश्ते थे, कारोबारी रिश्ते थे। लोग जो है केरला में मियांमार के इलाके में, मालाबार के इलाके में लोग आते थे, और हिंदुस्तान में सबसे पहले मस्जिद जो तामीर हुआ वो मालाबार में हुआ। ये जरूर है कि वहां जो बादशाह जो होते थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, और जाहिर सी बात है कि उनका मकसद जो था अपने कारोबार को फरोग देना, एक्सपेंड करना। इसलिए अरब के ताजिर जो वहां से आते थे वो मसाला और जवाहरात, हीरे वगैरह भारत में लेकर के आते थे, और यहाँ से भारत से जो है बहुत सारी चीजें जो वहाँ खाने पीने के लिए वहाँ ले जाया करते थे। हम और आप जानते हैं कि अरब का जो सरजमीन है, वो सरजमीन जो है वो पथरीली है, बालवी है, बालू है। वहाँ लाख हीरे जवाहरात या पेट्रोल वगैरह मिले, लेकिन इंसान को खाना पीना और वहाँ पर जो है जिंदगी बसर करने के लिए जो आम तरीके से खेती बाड़ी, गेहूं, दाल वगैरह का इस्तेमाल उस वक्त जो है हिंदुस्तान से होते थे। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में हाथी बहुत कसीर तादाद में मिलते थे, लेकिन घोड़े की असली नस्ल या अरबी घोड़ा या लड़ाई में जो शामिल होने वाले घोड़ा वो सारे अरब से आते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में
जो बादशाहियत थी, गुर्जर प्रतिहार, वो जवाल पजीर था। बंगाल में पाल हुक्मरान थे, महिपाल, उसके बाद परमार थे, उसके बाद आप देख लीजिए कि सोलंकी वंश थे, खानदान के थे। ये सारे जितने भी जो हुक्मरान थे भारत में, वो एक दूसरे से आपस में इतने नाइत्तेफाकी रखते थे कि इसका फायदा उठाते हुए तुर्क के लोग, वो लोग भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अपना जगह बनाया। और एक बात तो और भी है कि जो तुर्क के लोग जो होते हैं वो बड़ा बेरहमी इंसान होते हैं, लूट मार में बहुत आगे होते हैं। प्रतिहार उस जमाने में कमजोर हो चुका था, उसका फायदा होते हुए तुर्क लोग हिंदुस्तान में आए। अफगानिस्तान में 874 से लेकर 999 तक समानिंद वंश तक हुकूमत किया। एक ईरानी सरदार ने बलख में काफी मदद किया। इसकी तफसील तवारीखदार सतीश चंद्रा ने भी तफसील से तुर्कों के हमला के बारे में बयान किया है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्क हिंदुस्तान में हमला करने की वजूहात क्या बनी। मध्य एशिया में घोड़ों की असली नस्लें पाई जाती थी। घोड़े अरब से हिंदुस्तान आते थे, अच्छी नस्ल की होती थी। तुर्क लोग घोड़सवार होते थे, जिस्मानी मजबूत, बड़ी मजबूत होती थी और लड़ाकू जहन के होते थे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि तुर्क लोग को हिंदुस्तान में आने की वजूहात क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप अगर कहें कि तुर्क लोग हमलावर होते थे, अच्छी घोड़सवारी करने वाले थे। उसके बाद वहां की जो घोड़े जो होती थी अच्छी नस्ल की होती थी। और आज भी भारत में जो घोड़े जो आते हैं वो अरब से आते हैं, जो हम और आप जानते हैं कि घोड़ों की नस्लों में अरब से जो है घोड़े बहुत महंगी आती है। दूसरी बात यह है कि फौज की लड़ाई के समान अफगानिस्तान में बहुत तेजी के साथ तामीर होने लगे थे। वहां के लगभग अफगानिस्तान में 34 सूबाओं में हथियार को बनाना, उन लोगों ने इस्तेमाल करना बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। वहां लोहा बहुत कसीर तादाद में मिलती थी। बदुदौल आलिम के खालिक के मुताबिक यहां लड़ाई का जो लोग जो थे, कोच, जरह, जूशान, ये सब सारे उनको कोच, जरह, जूशान, ये सब सारे उनको लक़ब दिए जाते थे। इसका मतलब ये हो गया कि तुर्कों ने घोड़े और लोहे का इस्तेमाल अपनी जंग के लिए काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब आइए, तुर्क लोग गुलामों को काफी जुल्म ढाया करते थे। जाहिर सी बात है कि जब गुलामी की जंजीर में जब होंगे तो वहां एक दूसरे में नफसी नफसी का आलम होगा। जैसे हेरात, ईरान, उज़्बेकिस्तान, रिस्तान में गुलामों का खरीदो फरोख्त आम हुआ करता था। इसका मतलब यह हो गया कि वहां गुलाम प्रथा या दास प्रथा का रिवाज
बहुत तेजी से एक साथ पनप रहे थे। वहां लूट मार आसान था, एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते थे, मारपीट ज्यादा करते थे। इसका फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में हिंदुओं का जात और वर्ण समाज के बजाय कर लोग काफी परेशान थे। अब यहां पर ये देखिए कि वहां पर गुलामी प्रथा बहुत ज्यादा थी। वहां पर आम लोग जो है एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन जब वो लोग भारत में आए, हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। ऊंचा ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब वैश्य और शूद्र थे। ये सब सारे चीजों को देखकर बहुत ही यहाँ हिंदुस्तान में एक दूसरे को नफरत पैदा थी, और इसका फायदा उठाते हुए वर्ण समाज की वजह कर लोग काफी परेशान थे। हिंदुस्तान के लोग इस्लाम गैर मुस्लिमों के बीच फरोग करने के लिए हिंदुस्तान आना एक खास वजह हो सकती है। मैं ये इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि हिंदुस्तान में जो अरब के जितने भी जो लोग बादशाह आए, चाहे इब्ने कासिम आए, चाहे मोहम्मद गजनवी आए, उनका मकसद भारत हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना एक मकसद हो सकता है, लेकिन राजा राजा होता है, हुक्मरान का मकसद होता है कि अपने मालियात, अपने इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाना। यही वजह था कि हिंदुस्तान में अफगानिस्तान का मोहम्मद गजनवी एक मजबूत हुक्मरान के साथ एक जबरदस्त लुटेरा भी था, जो हिंदुस्तान आया और उसके साथ काफी मिकदार में गुलाम भी आए। 20,000 फौज के साथ वो हिंदुस्तान आया और 10,000 1,000 18 सदी में हिंदुस्तान पर उसने अपना कब्जा कर लिया, हिंदुस्तान में आया। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद गजनवी जितना बड़ा हुक्मरान दिलेर था, उतना ही बड़ा मजहबी इंसान था। वो अपना तनख्वाह न लेना, लूट मार कर अपनी जिंदगी बसर करना मकसद हयात बना लिया था। आम तरीके से उसने ये कहा कि हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि खलीफा प्रथा थी और उस खलीफा प्रथा में वहां के अवाम को यह गुमराह किया कि हम जो है कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी तनख्वाह हम लूट मार के जरिया अपना जिंदगी बसर करेंगे। तुर्क हमला के बाद हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम काफी तादाद में मुस्लिम मजहब को इख्तियार करना शुरू कर दिया। समाजी हालात में हिंदुस्तान में जो था वो सूबेदार मतलब के यहां निजाम था। उसी वक्त अल्प एक तुर्क गुलाम था, उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अब सवाल यह है कि मोहम्मद गजनवी जो है वो गजनवी कैसे बना, तो मैं आपको यहां पर उसके खानदान के बारे में थोड़ा तफसील देना चाहता हूं। वहां का जो बादशाह था तुर्क गुलाम अल्पतयीन था। अल्पतयीन के 2 बेटे थे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद इस्माइल। ये दोनों भाई आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। मोहम्मद गजनवी जो है वो थोड़ा अक्लमंद किस्म का राजा था, हुक्मरान था। 998 से लेकर 1030 तक मुल्तान के हुक्मरान फतहुल दाऊद को बुरी तरह से हराया और वहां हिंदू राजा सुखपाल को गद्दी पर बैठाया। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो बादशाह आए या जो खलीफा आए हुक्मरानी की निगाह में,
उसका मकसद जो है इस्लाम फैलाना नहीं था, उनका मकसद था हिंदुस्तान पर राज करना, और साथ ही साथ ये भी था कि वहां से मालियात को लूट कर अपने अपने मादरी मुल्क में ले जाना, इसी तरह उनका एक मकसद सा बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कच्छ के हुक्मरान को आनंदपाल को बजरा की मदद से बुरी तरह हराया, और मुल्तान के हुक्मरान फताहुद्दौला को बुरी तरह हराया, और वह हिंदू राजा सुखपाल को गद्दी पर बैठाया। बाद में वो राजा जो सुखपाल था वो मुस्लिम धर्म मजहब को इख्तियार कर लिया, और दोबारा जब उसे हुकूमत मिल गई तो वो दोबारा फिर वो हिंदू हो गया, और वो फिर अपना नाम सुखपाल रख लिया। उसके बाद आनंदपाल की उसके बाद आनंदपाल की जीत लगातार खराब होती चली आ रही थी। नगरकोट पर हमला किया और नेपाल की तराई में भी उसने अपना हुकूमत बना ली। दाऊद हिंदी लिया और मुल्तान के हुक्मरान को गद्दी पर सौंप दिया और थानेश्वर पर हमला किया। त्रिलोचन पाल पर नेपाल पर हमला किया। गंगा घाटी में कनौज विंध्याचल पर हुकूमत किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है हेनरी इलियट ने जो उसके बारे में कहा है कि उसने क्या नाम है 17 बार जो है भारत पर हुकूमत किया, ये बात सही है, लेकिन मुझे जो ये बात समझ में आती है कि 918 में गद्दी पर बैठा और 927 तक ये रहा। पेशावर में 1000 में उसने जयपाल के साथ उसने मतलब कि ये किया, जयपाल को काफी इंसल्ट किया। जयपाल वो आग में कूद कर उसने अपनी जिंदगी को तमाम कर लिया। ये बहुत ये होता है कि 1000 सदी में पेशावर पर जो हमला किया था जयपाल पर, उसको बहुत बुरी तरीके से उसको इंसल्ट किया, और उसका इंसल्ट का जो है वो 1001 में जयपाल ने अपनी जो है बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और वो खुद आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सवाल यूपीएससी में और बिहार में भी जो है बहुत आता है कि ऐसा कौन हुक्मरान था जिसने मोहम्मद गौरी के गजनवी के हमला के डर से वो आग में कूदकर अपनी जान दे दिया। उसके बाद 1008 में पेशावर हिंदू राज आनंदपाल को वो जबरदस्त बुरी तरीके से हराया, और वहां से दौलत लूटकर वो आनंदपाल को अपना हुक्मरान बनाकर चला गया। 1014 में देखिए हरियाणा में जो है उसने मतलब कि ये किया, उसने भारत जो है बुलंदशहर में जो हरियाणा का जो है इलाके में हर्षवर्धन जहां पर अपना हुकूमत करता था। 1018 में कन्नौज में उसने किया, मथुरा में किया, वहां पर हर्षवर्धन की बहन जो है वहां पर मतलब हुकूमत कर चुकी है। जिस वक्त वो हुकूमत कर रहा था वो त्रिलोचन पाल के नाम से जाना जाता था। 1025 ईस्वी में विद्याधर जो चंदेल खानदान का था उस वक्त जो है सोमनाथ का राजा हुआ करता था। गुजरात का मंदिर का लूटना 1025 में ये जो है इस बात का ये दिखाता है कि सोमनाथ का मंदिर जो भी खजाना जो हुआ करते थे वो मंदिरों में रखे जाते थे, और वहां पर करीब करीब 500 जो ये पंडितों की जमात हुआ करती थी उसकी रखवाली करने वाले। तो इसलिए जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर का ये क्या नाम है लूटना और उसको बर्बाद करना, ये जो है महमूद गजनवी के ये 16वें मतलब के भारत पर हमला का जो है सबसे बड़ा मतलब के नतीजा देखने को मिलता है। उसके बाद 1027 ईस्वी में आगरा का किला था
उसको भी जीता था। और हम ये कह सकते हैं कि 1027 ईस्वी में उसने जो है क्या नाम है, मराठाओं का, और बल्कि जो है ये कहा जाए कि खंडेल राजाओं की खोखर और जाटों पर जनजाति से लड़ाई हुई और वो लोग बुरी तरीके से हार गए। इसकी एक कुछ लोगों का, तारीखदानों का ये कहना है कि उस जमाने में जो है जाट सरदार जो वहां बुरी तरीके से हार गए, लेकिन उसमें से एक मजबूत जो था वो जाट सरदार, वो उसके पूरे जेवरात जो लूट कर जा रहा था उसको बुरी तरीके से लूट लिया और वहां पर उसकी जो है उसकी जनजाति से जो थी वो उसमें हार गया और उसमें वो क्या नाम है, बुरी तरीके से उसको नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे जानकारी जो हम लोगों को मिलती है, वो मिलती है अलबरूनी के। अलबरूनी जो है वो कहता है, अलबरूनी एक उसके जमाने का एक बहुत बड़ा सफीर था जिसने जो है कुरान को अरबी में लिखा, नंबर 1, और जितने भी खगोल शास्त्र, वेद और ये जो भी मतलब कि जियोमेट्रिक, ज्योग्राफी और उसके बाद ये इसका क्या नाम है, सर्जरी का, और उसके बाद जो है दवाओं के बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी थी, जिसकी पूरी जानकारी उसको अलबरूनी जो है तवारीख में देते हैं। उसी तरीके से उसके जमाने में, मोहम्मद गौरी के जमाने में जो थे वो किताब कतबी नाम का एक बहुत बड़ा सफीर ये आलिम आदमी था जिसने किताबुल हिंद लिखा था। उसी के जमाने में एक फिरदौसी जो फारसी जबान का बहुत बड़ा जानकार, जिसने शाहनामा लिखा था, जिसे होमर भी कहते हैं। होमर का मतलब यह हो गया कि यूनान में होमर जो है बहुत बड़ा कवि था, जो आंख का अंधा था। उसने अपने ये में जो है होमर जो है कवि के लिए मशहूर है। वो पूरे तारीख की जानकारी उसको मतलब कि जो है वो मिलती है। इस तरीके से मोहम्मद गौरी का जो है पूरी तारीख जो है मैंने आपको यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो महमूद गजनवी के बारे में जो ये सारी जानकारी मैकमिलियन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी आपको जो है जानकारी हो जाती है, तारीख ब्याह से भी जानकारी हो जाती है, और जर्नल ऑफ एशिया इपिका ग्राफिका इंडिका में भी जो है इसके बारे में बहुत सारी चीजें को जानकारी होती है। सवाल ये उठता है कि क्या महमूद गजनवी जो भारत आया था उसका मकसद क्या था? क्या वो उसको यहाँ के जवाहरात, क्या यहाँ के मंदिरों को लूट मार करना, क्या इनके जायदाद का लूटना या इस्लाम को फरोग देना ये मकसद था, या मंदिरों को तोड़ना, क्या ये मकसद था? कतई नहीं, हम इसे बिल्कुल ये नहीं मानते। इसलिए अब अगर आप देखेंगे
कल्हण का राजतरंगिणी को देखेंगे, जो 11वीं सदी का सबसे मशहूर किताब है, जिसने कल्हण ने लिखा राजतरंगिणी। वहां का एक राजा था, उसका राजा का नाम था हर्षदेव। नाम लिख लीजिए आप लोग, हर्षदेव राजा था, जिसने वहां का राजा एक पोर्टफोलियो ही बनाया था, जिसको देवोत्पत्तन नायक के नाम से एक पोर्टफोलियो दिया था, देवोत्पत्तन नायक। वैसे पोर्टफोलियो दिया गया था जो वह मंदिर तोड़ने वाला पोर्टफोलियो हर्षदेव ने दिया था, जिसका नाम था हर्षदेव। दरअसल जितने जो मंदिर हुआ करते थे प्राचीन तारीख में, यानी कि उसमें जो है उस जमाने में बैंक वगैरह का कोई रिवाज नहीं था, तो जितने भी जो राजा हुआ करते थे वो राजा जो है वो सबसे पहले मंदिर और मस्जिद, ये दो ऐसी जगहें थी जहां पर ये लोग सोचते थे कि अगर यहाँ पर उसके नीचे में हम अगर जायदाद रख देंगे तो वो जो है इस पर जो मुसलमान जो राजा होगा वो उसको नहीं तोड़ेगा मस्जिद को, और जो हिंदू राजा होंगे वो मंदिर को नहीं तोड़ेगा। हम जानते हैं कि 1947 में जब, और हम थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, ये बात सही है कि ये क्या नाम है, मुझे जो ये बात होती है कि महमूद गजनवी के ये में 5 ऐसे सेनापति थे जो मतलब के जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा ही हिंदू सेनापति थे, जो बड़ी खुनखार थे और बहुत ही जो है क्या नाम है वो बहादुर और ज्याला थे। मसूद जो गजनवी का जो है भाई था, उसने खुद मस्जिद को तोड़कर वहां से जायदाद को निकाला। औरंगजेब के जमाने में उसने भी मस्जिद को तोड़कर वहां से जो है टैक्स जो नहीं दिया जाता था तो उसको भी जो है तोड़ करके वहां से मालियात को लेने का काम किया। अब मैं आपको बताऊं, मैं अब इसको मोहम्मद गजनवी को अब उसके आखिरी अय्याम में मैं ये कहना चाहता हूं कि महमूद गजनवी जो हिंदुस्तान में आया वो इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए आया, लूट मार करने के लिए भी आया, अपना राज को बढ़ाने के लिए भी आया। और थानेश्वर का राजा आनंद पाल भी था। सोमनाथ जो है मंदिर उस वक्त बहुत ही जो है धनी मनी मंदिर कहलाता था, बहुत जो है। जब मुल्क आजाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर को जो मोहम्मद गजनवी ने जो तोड़ा था उसके लिए 1947 में मुंशी कन्हैया लाल मानिक लाल ने बनवाने का काम किया। गोविंद पंत, मदन मोहन मालवीय वगैरह से मिलकर इस मंदिर को दोबारा तामीर करवाया। ये बात अलग बात है कि वहां उस वक्त के जो बादशाह, ये जो वजीर आजम थे नेहरू जी, उसको तामीर कराने की दिलचस्पी वो ना रखते थे, लेकिन उस वक्त के जो सदर मोहतरम थे जनाब राजेंद्र प्रसाद ने उस मंदिर को इफ्तिताह किया और जवाहरलाल नेहरू से पर पुरजोर इख्तिलाफ किया। उसी तरीके से अगर आप देख लें कि मराठा जो शिवाजी ने भी अपने दौरे हुकूमत में एक मंदिर में बहुत बड़ी खजाना था
उसको भी उसने तोड़ा था। सुना? तो इस तरीके से हमने आपको मोहम्मद गजनवी के बारे में हमने तफसील से आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि दो शासक, दो हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान हुआ जो इस्लाम मजहब को फैलाने में उसकी बहुत ज्यादा मतलब के जो है ये रहा। कुछ लोग तो कहते हैं कि 17 बार उन्होंने मतलब के जो है हमला किया। उनको बुत शिकन भी कहा गया, यानी कि बुत को तोड़ने वाला भी कहा गया। ये सब सारी चीजें आपको चचनामा में भी जान मिलेगी और किताबुल बसादीन में भी जो है इसका तफसील से जानकारी आपको मिल सकती है। तो हमने इसके पहले जो है आपके सामने जो है मोहम्मद गजनवी के बारे में ये किया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद मोहम्मद गौरी का नंबर आता है। मोहम्मद गौरी जो है, महमूद गजनवी के मोहम्मद मसूद और मोहम्मद गौरी दो बेटे थे और ये दोनों को जो है आपसी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। मसूद हमेशा जीत जाया करता था और मोहम्मद को हरा दिया जाता था। मसूद बहुत मजबूत हुक्मरान था और गजनवी हुकूमत का कमजोर हो जाना इस बात का दलील था कि वो गजनी से वो भारत आना चाहता था। मसूद के 6 बेटे थे। एक सैफुद्दीन, जिसे बाद में उसे गयासुद्दीन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। आपस में सुबह के लिए लड़ाई लड़ते हुए जाते थे। उसके बाद उन्होंने गजनी, हेरात, खुरासा ये सब जगह पर हुकूमत कर रहे थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी जो है उत्तर भारत में पंजाब में, उसके बाद खुसरू हुकूमत में अपना किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया, फिर सिंध पर किया, फिर पंजाब पर किया। फिर तीनों मुस्लिम हुक्मरान थे, जिसमें जो है उस वक्त जो हुक्मरान थे वो चालुक्य वंश के भी पर हमला किया। उस वक्त का जो राजा था भीम सेकंड, जो हुकूमत कर रहा था चालुक्य वंश का, जो सेकंड राजा था वो भीम था। उसके बाद जो है अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पृथ्वीराज चौहान जो आपस में जंग लड़ रहे थे, जो चंदेल और चालुक्य पर लगातार हमला कर रहे थे, और इसकी पूरी तफसील से चंद्रबरदाई का राजकवि जो थे उसने अपनी राजसो, चंद्रबरदाई अपने किताब में जो है वो सारी पृथ्वीराज राजसो में जो है पूरा इसका ये चालुक्य पर हमला किया। दोनों को हार जीत हो गई। कन्नौज, गढ़वाल में जयचंद को हुकूमत कर रहे थे। उसके बाद जो है पृथ्वीराज प्रतापी राजा था। जयचंद के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ये नतीजा ये हुआ कि अपनी वसूख को बढ़ाने के लिए ये दोनों आपस में लड़ते थे और यही वजह है कि इसका फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। गौरी पंजाब पर दोबारा जब हमला किया तो उसने गौरी पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी तीसरा, मोहम्मद गौरी और पंजाब के बीच में दोनों में लड़ाई हुआ पंजाब में, लेकिन इसमें पंजाब में उसकी जीत हो गई। दोनों बॉर्डर एक था, इसलिए भटिंडा पर भी कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी चौहान का था, जिससे जियाउद्दीन बल्खी को वह बादशाह बनाया। ये यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी के बारे में जो है तबकात नासरी और मिनहाज असरात
के जरिया फारसी जुबान में ये सारी चीजें जो है आपको जानकारी मिलेगी। अफगानिस्तान का जो ये जो था 1173 में मोइजुद्दीन का लक़ब हासिल कर रखा था। राजधानी इसका फिरोजपुर, हरात और गजनी था। इसीलिए जो है इसे जो है हमेशा अपने जिंदगी में लगातार ये लड़ाई करता रहा और यही वजह है कि ये जो है चौहान वंश एक इतिहास, एक तवारीख मतलब वंश रहा है। पृथ्वीराज राजसों में जो बात कही गई है कि 1118 ईस्वी के में जो परल इंस्क्रिप्शन है जिसका चाहनामा शासक था उससे जानकारी मिलती है। उसके बाद वासुदेव का चहमान का माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो 1178 से लेकर 92 तक आखिरी शासक चौहान वंश का था, उसमें परमान नदी में जो उस जमाने में आला उधल की मृत जो उनके सेनापति थे, इनसे बहुत जबरदस्त चौहान पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने मदद किया था, जिसकी पूरी तफसील जो है चंद्रबदाई की पूरी पृथ्वीराज राजसों में मिलेगी। ये आला उधल जो पृथ्वीराज बुंदेलखंड के में थे और ये सारी इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सवाल ये उठता है कि मोहम्मद गौरी ये सब सारे जितने भी जो हुक्मरां आए और आने के बाद इन लोगों ने जो है तुर्क के जो लोग जो थे वो लोग जो है इतना तेजी के साथ अपनी हुकूमत को आगे एक्सपेंड करने के पीछे कौन से वजह थे। इसीलिए जो है सबसे पहले जो क्या नाम है गौरी का जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गौरी का जो हमला जो था भारत पर वो बहुत ही जो है संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उत्तरी भारत में उनके जो बहुत सारे ऐसे हुक्मरां थे जो इनके अधिपत को कबूल कर लिया था और सबसे बड़ी बात यह है कि राजपूत में पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि भारत के भीतरी भाग में सबसे बढ़िया पंजाब से होकर अपना जो है राज को हम ये कर सकते हैं। इसीलिए 1179 ईस्वी में पेशावर में आसानी से उसने अधिक कब्जा कर लिया। गजनी खानदान का सबसे खुसरो मलिक मोहम्मद गौरी का जो रास्ता था वो लाहौर पर मोहम्मद के फतह के बाद सैनिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। 1186 ईस्वी में उसने पंजाब के हुक्मरां खुसरो मलिक को बुरी तरीके से हराया उसकी और बाद में उसकी हत्या यानी कि कत्ल कर दिया। पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद सियालकोट पर भी उसका कब्जा हो गया। पंजाब के बाद गौरी के हौसले बढ़ते चले गए और यही वजह है कि चौहानों के हुकूमत तक पहुंच गई। दिल्ली और अजमेर पर हुकूमत करते थे चौहानों का। अब गौरी गंगा घाटी और दिल्ली विजय की वो ख्वाब देखने लगा। लाहौर के केंद्र बनाकर वो दोबारा 1198 ईस्वी में भटिंडा के किला पर दोबारा हमला कर दिया। भटिंडा दिल्ली और अजमेर के चौहान हुक्मरां पृथ्वीराज चौहान थर्ड या राय पिथौरा के अधिकार में था, कब्जे में था। वह एक बहुत ही मजबूत शासक था। गौरी के इस हिम्मत से वो जो है वो काफी परेशान हुआ। थानेश्वर के करीब तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं की जबरदस्त लड़ाई हुई और 1191 में तराइन का पहला लड़ाई
गौरी के हौसले पस्त कर दिए और बड़ी मुश्किल से वह इलाका घायल होकर अपनी जान बचाकर गौरी भाग पड़ा। इससे पहले कभी मुसलमानों ने सेना हिंदुओं द्वारा इतनी बुरी तरीके की हार कभी नहीं देखी थी। गौरी के वहां से भागने के बाद पृथ्वीराज ने पुनः भटिंडा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज को जो है चौहान को वो इसका बदला लेने के लिए 1 साल तक लगातार मोहम्मद गौरी कोशिश करता रहा और वो अपनी तैयारी में वो चला गया और अपनी सेना 1,20,000 तवारीखदानों का ये मानना है कि 1,20,000 सिपाहियों की भर्ती किया और उसने 10,000 घोड़सवार और तीर अंदाज लोगों के साथ गौरी को फिर दोबारा वो तुर्क के जो हमलावर थे उसको वहां पर आ गए और आने के बाद वहां पे पृथ्वीराज की से 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा लड़ाई हुआ। इसका बहुत गौरी का जो है जो बहुत मजबूत फौज होने के बावजूद घुड़सवारों को तेजी और के वजह कर पृथ्वीराज बुरी तरीके से हार गए और बाद में कुछ तवारीखदानों का ऐसा कहना है कि पृथ्वीराज जो है भाग खड़े हुए और गौरी के हमलावरों से वो बहुत दूर हो गए। चंद्रबदाई के पृथ्वी राजसों के मुताबिक गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी। ये बात पृथ्वीराज राजसों के एक किताब में इसकी पूरा जिक्र है, इसे देखा जा सकता है। आज के चंद्रबदाई का जो कहते हैं लोग, जिस तरीके से प्रोफेसर सतीश चंद्र का ख्याल है कि पृथ्वीराज कुछ दिनों तक यानी के गौरी के अधीन आ गए थे कर रहे थे और जिन पर तरफ से पृथ्वीराज का नाम दूसरी तरफ मोहम्मद शाम खुदा हुआ। संभवतः बाद में पृथ्वीराज द्वारा गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में उसकी हत्या करवा दी गई। पृथ्वीराज की हार के बावजूद राजपूत के हौसले कम नहीं हुए। गौरी के जो योजनाएं थी, जो उनकी मजबूती थी, उसने बहुत मजबूती के साथ मेरठ में, अलीगढ़ में, श्रावस्ती पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और गौरी का दूसरा खास जो कन्नौज के शासक जयचंद का जो 1194 ईस्वी में चंदावर में जो लड़ाई हुई, इसका भी जिक्र मैं करना चाहूंगा। जयचंद, इस युद्ध में जयचंद जरूर मारा गया। तुर्क सेना ने कन्नौज को भी जबरदस्त लूट मार किया। उसके बेटा हरिश्चंद्र ने गौरी की पैट्रोनेज में आ गया और उसके बाद बनारस पर भी उसका हमला हुआ। उससे वहां से वो 1195 ईस्वी में अजमेर पर भी वो जो है ऐबक की विजय हुई और उसके ने उसे कई बार दिल्ली पर भी, दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा के लिए ब्याना तथा ग्वालियर पर भी उसने लगातार लड़ाई किया। गौरी के गजनी लौट जाने के बाद अब यहां पर तुर्क सीमा पर कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये दो ऐसे जो उनके सेनापति थे, वो बाद में जब गौरी ने गजनी जब लौटना शुरू कर दिया
तो ये दोनों आदमियों को इसने अपनी हुकूमत देकर ये फिर अफगानिस्तान लौट गया। ये अफगानिस्तान लौट गया। अब यहां पर जो बात यहां पर ये आती है कि इसने जितने भी जो मोहम्मद गौरी हैं या महमूद गजनवी हैं, ये दोनों जो है हिंदुस्तान को जबरदस्त लूट मार किया। बनारस में भी उसने लूटा, कन्नौज पर भी हमला किया और कालिंजर पर भी किया, महोबा, खुजराहो पर कब्जा किया और तुर्क ने बख्तियार नाम पर बख्तियार नाम का जो है खिलजी ने उसने बिहार शरीफ का नाम दिया और उसने उदनपुरी पर भी हमला किया। इस तरीके से इसका नाम बिहार शरीफ रखा गया और नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों को भी उसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इसका नाम हुआ, इसीलिए बिहार में वह बंगाल की तरफ रवाना हुआ। नादिया पर हमला करने के बाद वो बिहार से बंगाल की तरफ रवाना हुआ। नदिया पर हमला करने के बाद लक्ष्मण सेन को भागने पर मजबूर कर दिया और बख्तियार खिलजी ने तिब्बत विजय की जो हमला करना चाहा था और वो कामयाब भी हुआ। अब 1206 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई, यानी कि उसको दुनिया से जाना पड़ा। अब सवाल ये होता है कि मोहम्मद गौरी का जो है जो आखिरी बार 1205 ईस्वी में जो भारत में आया और भारत में आने के बाद उसका मकसद था पंजाब को खोकर जो हमला का जो शांत करना था, उस खोखरों से उसने क्या नाम है काबू में लिया और गजनी लौटते समय मार्च 1206 ईस्वी में रास्ते ही में उसकी हत्या कर दी गई और गौरी वहीं पर मारा गया। गौरी का अब सवाल यह है कि गजनवी के और गौरी के आक्रमण से ज्यादा जो काबिल यह है कि महमूद एक बहुत अच्छा हमलावर था, भारत को लूटकर वापस चला गया। इसका अधिकार सिर्फ पंजाब मुल्तान पर ही नहीं था, बल्कि महमूद का अधिकार कब्जा जो है पंजाब, मुल्तान, राजपुताना, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के बड़े हिस्से पर हो गया। गजनी लौटने के पूर्व अपने जीते हुए प्रदेशों की रक्षा के लिए भी उसने काफी मदद हासिल की। उसके इंतकाल के बाद भी भारत में उसका राज बना रहा। गौरी के हमलावर पर और जीते हुए राजपूतों को शक्ति बर्बाद कर भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो ये दोनों हुक्मरानों को जाता है। इसके साथ इसकी जो सियासी और कल्चरल हेरिटेज जो ये काफी जो है महत्वपूर्ण उसका मतलब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर तुर्क विजय होने के बावजूद ये राजपूत सामंतों की जगह पर जो मालियात वसूल करने का एक बहुत बड़ा ये वजह बना। केंद्र सत्ता को सामाजिक को लोगों को वो दोनों को ये करता था। उसने जो है हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसने सिक्के भी जारी किए जो संस्कृत भाषा में, उसमें संस्कृत में जो है सिक्के पर लिखे हुए थे। तो ये सब सारे मतलब के जो है तब ये जो है तबकात नासरी, फारसी के मिनहाजुल अंसार और तबकात नासरी में पृथ्वी राज राजसो चंद्रबदाई के द्वारा जो लिखा गया है, इस पर पूरा जबरदस्त तरीके से इसकी जानकारी मतलब के मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो उस वक्त जो टर्किश के जो लोग जो आए थे, वो लोग जो है अपना यहाँ पर
हुकूमत हासिल करना उनका एक खास मकसद था। उनका मकसद ये था कि भारत में इसको जो है बहुत तेजी के साथ जो तरक्की हुआ था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसलिए इसको जो है यहाँ पर उनका आना एक मकसद था। तवारिख़ हसन निज़ामी और मिनहाजुल उस सराज तुर्क विजय के दैवी कृपा मानते हैं, और कुछ तवारीखदान तो जो जीत का सबसे बड़ा जो मतलब कि ये मानते हैं, वो मानते हैं कि इनके घोड़सवारी के वजह कर वो बहुत ज्यादा मतलब कि ये था। लेकिन तुर्कों की विजय के लिए 3 सबसे खास अगर ये वजह अगर समझा जाए तो सर यदुनाथ सरकार के मुताबिक तुर्कों के जीत के लिए 3 सबसे खास वजह अगर कहा जाए तो तुर्कों में जो समाजियात, समानता और भाईचारा की भावना थी, जो भारत में उस जमाने में कम देखने को मिलते थे। युद्ध में मृत्यु दंड का मुक्त होकर लड़ना, नशे से परहेज रखना, ये सब सारे तुर्क का एक बहुत बड़ा वजह बना, जो हिंदुस्तान पर अपना काबिज करने में वो कामयाब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।